हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और आज मैप के माध्यम से भी हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की जो नदियां हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट विषय रहेगा वो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में रहेगा। इससे पहले हमने बात की थी बात करें तो हमने पढ़ा था कौन सी नदियों अंतः प्रवाहित जो नदियाँ थी उनके बारे में अध्ययन किया था। इसी के साथ हमने बात की थी अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो दो वीडियो ज़रूर देखें और ये जो क्रम है नदियों का ये ज़रूर पढ़ें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चंबल नदी की बात करें तो उद्गम जो होता है चंबल नदी का ये जाना पाव पहाड़ी से होता है। किस पहाड़ी से होता है? जाना पाव पहाड़ी से। सर जी याद कैसे रखें? देखो, चय वाले जो वर्णमाला होती है उसमें आता है जय, तो चय और जय का जो कॉम्बिनेशन है वो जाना पाव की जो पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं। तो याद रखना ये जो पहाड़ी है जाना पाव की पहाड़ियाँ ये विंध्याचल प्रकार की भूमि या फिर विंध्याचल पहाड़ी श्रेणी का एक हिस्सा है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये विंध्याचल पर्वतमाला है और मध्य प्रदेश में स्थित है जाना पाव की पहाड़ियाँ। संगम पूछा जाए तो ये जिसका संगम या फिर अंतिम जो बिंदु है ये पूछा जाए दोस्तों तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा। ये यमुना में मिलती है चंबल नदी और इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है। स्थान पूछा जाए तो इटावा में मिलती है एवं राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में मिलती है। ये चंबल नदी अंतिम जो बिंदु है ये यमुना में मिल जाती है। लंबाई पूछी जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है लंबाई, तो 1051 किलोमीटर ये कुल लंबाई है किस नदी की? चंबल नदी की। यानी जो चंबल नदी है इसकी कुल लंबाई हमने देखी 1051 किलोमीटर है। आप याद कैसे रखें? तो 51 रुपये का हम प्रसाद किसी भी देवी या देवताओं को चढ़ाने का प्रावधान रखते हैं और याद रखना यहाँ पर 1051 का प्रसाद चढ़ा रहे हैं चंबल नदी के नाम, जो कि यमुना नदी में मिल जाती है। और 1051 किलोमीटर हो गया। अब पूछा जाए कि राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है? तो 322 किलोमीटर का है। 322 किलोमीटर यात्रा करती है राजस्थान के अंदर। और पुरानी अगर पूछी जाए तो 966 यानी 966 किलोमीटर राजस्थान में प्रवेश करती थी। सफ़र पूर्व में इसका जो कुल लंबाई थी ये 966 किलोमीटर थी और वर्तमान में हम जानते हैं कि 1051 किलोमीटर है। और राजस्थान में पूछा जाए तो 135 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। अब बात करें अपुआ क्षेत्र जो है ये चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ का कौन सा स्थान है? चौरासीगढ़ है। और इसी के साथ ये कोटा में प्रवेश करती है और उसके बाद बूंदी में ये हया है के जो क्षेत्र है उससे प्रवेश करती है। उसके बाद करौली, उसके बाद धौलपुर और अंतिम में जो सवाई माधोपुर जो जिला है उसमें प्रवेश करती है। और डांग जो क्षेत्र है यहाँ पर इसका प्रवेश क्षेत्र है। इसी के साथ सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो आप लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। और इसके अलावा कोई भी इसकी सहायक नदी नहीं है। और कर्म में पूछा जाए तो वो भी याद रख सकते हैं। गुस्से में माँ बाप ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से बरसाया। तो देखो, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से बरसाया। तो गु यानी गुंजाली, मैं से मेज, माँ से मांगली, पा से पार्वती, ने से नेवाज या फिर निवाज, आज से आहू, का से काली सिंधी, घो से घोड़ा पहाड़, पै से परवन और बा से बनास और बार बार जो आया है ब्राह्मणी जो नदी है। चाकू से देखो चाकनी, कुन्नू या फिर कुराल, ये जो नदियां हैं। से यानी सीप नदियां हैं, ये इनकी सहायक मुख्य नदियां हैं चंबल नदी की। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रम, क्योंकि क्रम से रिलेटिव क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं रहती है। अब बात करें मैप के माध्यम से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। उद्गम देखा हमने जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और इसके बाद चौरासीगढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। और इसके बाद ये बात करें तो चूलिया जलप्रपात बनाती है कहाँ पर? भैंसरोडगढ़ में, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और भैंसरोडगढ़ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि काली सिंधी नदी के किनारे है। इसके बाद हैंगिंग ब्रिज का निर्माण करती है जो कि कोटा में बनाती है। और इसके बाद हमने देखा कि ये सीप का निर्माण करती है सवाई माधोपुर में। और अंतिम संगम देखा हमने इटावा उत्तर प्रदेश में इसका अंतिम बिंदु है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो ये राजसमंद में बनास
और ये त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। और ये गांव पूछा जाए तो पदरा गांव में। कौन सा गांव है? पदरा गांव है। और 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियां हैं इसमें? राजसमंद की ये सीप नदी है सवाई माधोपुर में। ये यहाँ पर जो नदी दे रखी है ये सीप नदी है। सीप नदी और बनास नदी और चंबल नदी का जो त्रिवेणी संगम है, किन नदियों का? इंपॉर्टेंट लगाइए ये त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी जो संगम है, एक तो सवाई माधोपुर की जो नदी है, कौन सी नदी है? सीप नदी है। इसके साथ में बनास नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बनास नदी। और अंतिम जो नदी है ये है चंबल नदी। इन तीनों का जो संगम है ये कहलाता है त्रिवेणी संगम, जो कि रामेश्वरम घाट में है। और रामेश्वरम घाट के पदरा गांव में पड़ता है ये त्रिवेणी संगम, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाई माधोपुर में जो त्रिवेणी संगम है, और कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लगाइए नोट में कि बनास जो है ये चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाए तो वो बनास है। और काली सिंधी की बात करें तो चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी। अब ये जो चंबल का क्रम है, इटावा से निकलती है और जनापाव की पहाड़ियों से, और अंतिम मिलती है यमुना में। तो दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो जो है, इसकी बात करें, सॉरी ये बाईं तरफ हो गया, इस तरफ से जो मिलने वाली नदी है वो काली सिंध नदी है। और नेक्स्ट बात करें तो काली सिंध व आहू के संगम में झालावाड़ में सामेला कहा जाता है। तो किन नदियों का संगम है? आहू एवं काली सिंधी नदियों का जो संगम है ये सामेला कहा जाता है इसे झालावाड़ के अंदर। और लगाइए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सामेला। इसी के साथ बात करें तो जिसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग बना है, काली सिंधी एवं आहू नदी के किनारे बना है, कौन सा किला? ये बना है झालावाड़ का गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग, जो कि कहलाता है जल दुर्ग। विशेष अगर जल दुर्ग पूछा जाता है तो वो कहा जाता है ये गागरोन दुर्ग को, जो कि झालावाड़ में स्थित है। चंबल की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें तो चंबल के उपनाम की बात करें तो इसे चरमनवती कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है एवं बारहमासी कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो ये चंबल नदी है। और कामधेनु गाय जो कि राठी है, राठी जो नस्ल की गायें हैं उसे कहा जाता है कामधेनु गाय। एवं कामधेनु के नाम से जिस नदी को जाना जाता है तो वो चंबल नदी है। सिंधु, चंबल, यमुना, गंगा ये बारहमासी नहीं है निम्न की तुलना। तो बारहमासी नहीं है से बात करें तो यमुना है, गंगा है, चंबल है, सिंधु है। त्रिवेणी संगम देखा हमने। त्रिवेणी संगम की बात करें तो ये रामेश्वरम घाट जो कि पदरा गांव में पड़ता है सवाई माधोपुर में, चंबल, बनास एवं सीप नदियों के संगम पर बना है। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो स्थिति जो है इसका स्थित कहाँ है? तो ये भैंसरोडगढ़ में है। और नदी पूछा जाए तो चंबल है। विशेष राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो ये चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई पूछी जाए तो ये 81 किलोमीटर है। मीटर में है, 81 मीटर है। यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा। 81 मीटर ऊंचा है चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ में स्थित है। जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हैंगिंग ब्रिज की बात करें जो कि कोटा में है। स्थिति पूछा जाए तो कोटा में है। नदी पूछा जाए तो चंबल है। लंबाई पूछी जाए तो 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर लंबा है हैंगिंग ब्रिज। और राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है कौन सा? ये जो कोटा में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो गोडावन प्रजनन केंद्र, कौन सा केंद्र? गोडावन प्रजनन केंद्र जैसलमेर, जोधपुर, विक्रमशिला अभयारण्य, बिहार। ये मांगेम सूस के संरक्षण के लिए है, कौन सा? ये विक्रमशिला अभयारण्य। गोडाउन प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर में स्थित है। और विक्रमशिला अभयारण्य बिहार, जो कि मांगेम सूस के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है। मांगेम सूस के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, चंबल में संरक्षित जीव जो पूछा जाए तो एक तो घड़ियाल है, एक मांगेम सूस है जिसे डॉल्फिन कहा जाता है। और डॉल्फिन जो है ये भारत का जो पूछा जाए तो राष्ट्रीय
जल जीव है। उदबिलाव की बात करें जिसे लुट्रा कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये उदबिलाव। अब घड़ियाल जो एवं उदबिलाव है ये कौन से जिलों का शुभांकर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किन जिले का जो शुभांकर है ये उदबिलाव है एवं कौन से जिले का शुभांकर घड़ियाल है। अगर आपने शुभांकरों को भली भांति पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। चंबल नदी के में राजस्थान में सर्वाधिक पूछा जाए तो अवनाली का अपर्दन होता है, उत्खात भूमि होती है, और सर्वाधिक बीहड़ या फिर डांग क्षेत्र पूछा जाए तो ये सर्वाधिक चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब पूछा जाए कि सबसे अधिक अवर्दन यानी अवनाली का अपर्दन करने वाली यानी मिट्टी का अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है, तो वो चंबल नदी है। और उत्खात भूमि यानी उबड़ खाबड़ क्षेत्र उत्पादन करने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो वो चंबल नदी है। अब नेक्स्ट बात करें तो बैराज के बारे में, गेट ज़्यादा उद्देश्य आपूर्ति एवं बांध कम पानी नियंत्रित करने हेतु, बांधों का निर्माण जो है ये पानी के नियंत्रण हेतु किया जाता है। एवं बैराज का बात करें तो ये जो जल की आपूर्ति होती है उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो चंबल बांध की जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो चंबल में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। तो 3 चरण में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। प्रथम चरण में बात करें तो गांधी सागर है, कोटा बैराज है, और दूसरा जो चरण है राणा प्रताप सागर है एवं जवाहर सागर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों ही बांध और चारों ही बांध और चारों ही बांधों के बारे में अध्ययन करें तो कोटा बैराज जो है ये कोटा में स्थित है। जवाहर सागर एवं कोटा डैम की बात करें तो कोटा बूंदी में स्थित है। कौन सा? जवाहर सागर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। रावतभाटा में स्थित है कौन सा? राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है एवं इस पर सर्वाधिक पहला जो अणु संयंत्र स्थापित किया गया था राणा प्रताप सागर में, और यहाँ पर बिजली उत्पादन की जाती है। गांधी सागर की बात करें तो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मध्य प्रदेश से गांधी जी निकले और राणा प्रताप से मिले, और राणा प्रताप ने कहा कि आपके परम मित्र तो जवाहर है तो उनसे मिलना जरूरी है, तो उनसे मिले कोटा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी निकले और राणा प्रताप से मिले और कहे कि आप तो बड़े वीर और पराक्रमी हैं, तो उसने कहा कि नहीं जी, आपके सहयोगी तो जवाहर है, हम आपके कहाँ सहायता करेंगे, हम तो वीर पुरुष हैं, आपकी तरह अहिंसावादी नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। किस नदी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थियों का जो विसर्जन है किया गया, लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये जो नदी है ये चंबल नदी है, जो कि कोटा में किया गया था। जिला पूछा जाए तो कोटा होगा और नदी पूछी जाए तो चंबल होगी। व्यक्ति विशेष होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। और फर्स्ट चरण की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गांधी सागर बांध, और गांधी सागर बांध जो है ये मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है, और चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बना हुआ एकमात्र बांध। तो फर्स्ट स्टेज में बना था और राजस्थान से बाहर जो बना था बांध वो था गांधी सागर बांध। और जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो 23 मेगावाट की 5 यूनिट यहाँ पर लगी हुई है, और कुल 115 मेगावाट यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि कितने संयंत्र लगे हुए हैं, तो 5 यूनिट जो उत्पादन बिजली करते हैं वो लगे हुए हैं, और कुल की संख्या पूछी जाए तो 23 है, और कुल उत्पादन कितना होता है तो 115 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। कोटा बैराज की बात करें तो स्थिति इसकी कोटा में है, इसमें चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है। तो चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है, और सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। कितने नहरें? 2 नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर पूछी जाए तो कोटा बूंदी में, और दाई नहर पूछी जाए तो कोटा बारां और मध्य प्रदेश के अंदर जाती है ये नहर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों नहरें। अगर देखो आज का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कोटा बैराज के बारे में, तो इसके दाईं ओर जो नहर बनी हुई है तो वो जो नहर है ये किन जिलों का जल आपूर्ति करती है, किन जिलों में इस नहर से सिंचाई की जाती है, तो कोटा बारां में की जाती है। इसी के साथ एमपी में भी इसकी जो सिंचाई उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि बाईं ओर से, तो बाईं से किया जाता है कोटा बूंदी में, और दाईं किया जाता है कोटा बारां में। तो ये क्रम भी आपको याद रखना ज़रूरी है। इसी के साथ बात करें तो इसमें 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। 8 जो कोटा में और 12 में ये लिफ्ट नहरें हैं, और अन्य जो 6 लिफ्ट नहरें हैं ये मध्य प्रदेश में सिंचाई का उत्पादन करती है।
नेक्स्ट बात करते हैं तो सेकंड चरण, जिसमें राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है और राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना पूछी जाए तो ये राणा प्रताप सागर है। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना तो राणा प्रताप सागर कौन सी है? राणा प्रताप सागर, और इसमें से रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र की जलापूर्ति की जाती है। तो रावतभाटा जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, उसमें जहाँ पर बिजली उत्पादन की जाती है, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर जल आपूर्ति करता है तो वो राणा प्रताप सागर करता है। और जल विद्युत उत्पादन पूछा जाए तो 43 मेगावाट के 4 संयंत्र लगे हुए हैं, कुल 172 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। अब बात करें थर्ड चरण की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जवाहर सागर या फिर कोटा डैम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जवाहर सागर कोटा डैम, और ये जो है ये कोटा एवं बूंदी में जल आपूर्ति का कार्य करती है। और जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो 33 मेगावाट के 3 संयंत्र लगे होते हैं और कुल 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से? जवाहर सागर या फिर कोटा डैम से। इसी के साथ बात करें तो इसे चंबल का पिकअप बांध भी कहा जाता है, और ये लगाइए आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं उन पर हम फोकस नहीं करते, इस वजह से जो प्रतियोगी परीक्षाएं में हम सम्मिलित होते हैं तो जब पेपर को हम देखते हैं तो हम ये स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं कि ये प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आया। सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि यार ये प्रश्न कहाँ से निकल कर आया है। तो दोस्तों ये लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो पिकअप बांध है ये किसे कहा जाता है? तो ये जवाहर सागर या फिर कोटा डैम को कहा जाता है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान में साउथ से नॉर्थ की ओर बाद में ईस्ट की ओर बहने वाली नदी पूछी जाए तो ये चंबल नदी है। तो चंबल नदी जो है ये राजस्थान की बात करें तो ये हमारा राजस्थान चतुर्भुजाकार, और यहाँ से मान लीजिए प्रवेश करती है तो साउथ से प्रवेश करती है, फिर नॉर्थ की तरफ चलती है और उसके बाद ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो ये भी लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनास नदी, और उद्गम जो है ये खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद में होता है बनास नदी का उद्गम। अब सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि बनास निम्न में से बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी, और पहला ऑप्शन दिया जाए घग्गर नदी, दूसरा दिया जाए पूछा जाए कि दे दिया जाए कांकनीय नदी, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए कांतली नदी, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए बनास नदी। तो राइट आंसर होगा बनास नदी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का ट्रेंड रहता है। अगर मुख्य नदी पूछा जाए तो हमेशा मुख्य नदी पूछा जाएगा, अगर सहायक नदियों का क्रम पूछा जाए तो हमेशा चारों ही जो नदियां होंगी वो सहायक नदी होगी। जिस प्रकार पूछा जाए कि निम्न में से लूणी की सहायक नदी है तो ये अंतिम में दे दिया जाए जोजड़ी। जोजड़ी जो है मुख्य सहायक नदी है, जो कि दाईं ओर से प्रवेश करती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोजड़ी नदी। संगम पूछा जाए तो अंतिम जो संगम है ये रामेश्वरम घाट हमने देखा सवाई माधोपुर में, बनास नदी, सीप नदी एवं चंबल नदी का जो संगम है ये बनाता है त्रिवेणी संगम। कुल लंबाई पूछी जाए तो 512 किलोमीटर है और पुरानी लंबाई पूछी जाए तो 480 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ का मैदान, राजसमंद, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, और इसी के साथ मालपुरा, करौली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर का मैदान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से तो ये भी लगाइए कि RBC यानी राजसमंद, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, ATM यानी अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर। तो ट्रिकी मेथड अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी अपनाइए और याद रखिए इस प्रकार से। और सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो डाकण, मासी, मैना, मोर, बांडी आम को खा गई। तो डाकण, मासी, मैना, मोर बांडी आम को खा गई, यानी डाई है, मासी है, मैनाल है, मोरेल है, बांडी है, आयड है या फिर इसे ही कहा जाता है बेडच, कोठारी है एवं खारी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना, क्योंकि कहीं पर आहड़ दिया होता है, आयड दिया होता है और कहीं पर बेडच दिया जाता है, इस वजह से हम कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। खारी की बात करें तो बनास की सबसे लंबी सहायक जो नदी है ये खारी नदी है। कौन सी नदी है? खारी नदी है। इसी के साथ बनास के बारे में अध्ययन करें तो बनास को वन की आशा, होप ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। होप ऑफ फॉरेस्ट, वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी नदी कहा जाता है बनास नदी को। 25 अगस्त 2005 को केन जो बेतवा जो कि
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति लाई गई थी कब? 25 अगस्त 2005 को। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं कि अमृत क्रांति का संबंध कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से है। और ये नदी जोड़ो परियोजना से सम्मिलित है कौन सा? अमृत क्रांति, जो कि 25 अगस्त 2005 को केन जो नदी है और बेतवा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। त्रिवेणी संगम की बात करें तो बिगोद भीलवाड़ा, राजमहल टोंक और रामेश्वरम सवाई माधोपुर, 3 त्रिवेणी संगमों का निर्माण होता है राजस्थान के अंदर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों ही त्रिवेणी संगम। बिगोद भीलवाड़ा की बात करें तो बनास, बेड़च एवं मैनाल, तीनों ही नाम इजीली याद हो सकते हैं। बनास, बेड़च एवं मैनाल जो नदी है इसे आप BBM भी कर सकते हैं। तो BBM, BBM, BB, बिगोद और वापस बन गया बी। देखो BBM का क्रम रहता है, ये बनास है, बेड़च है और मैनाल है, बिगोद है, भीलवाड़ा है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और राजमहल टोंक की बात करें तो बनास, खारी और डाई नदियों का जो संगम है ये त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में पड़ता है। और बनास, चंबल और सीप नदियों का संगम है ये सवाई माधोपुर रामेश्वरम जो घाट है वहाँ पर बनता है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी तो ये कौन सी नदी है? ये बनास नदी है। तो ये जो बनास नदी है ये मोस्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि बनास जो नदी है तीनों ही त्रिवेणी संगम बनाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही त्रिवेणी संगम बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो कौन सी नदी है? बनास नदी है। इसी के साथ बनास के बारे में अध्ययन करें तो बनास से संबंधित बांध परियोजनाएं हैं। बिसलपुर बांध परियोजना है जो कि टोंक में है बनास नदी के किनारे। इसरदा बांध परियोजना है जो कि सवाई माधोपुर में। मेजा बांध परियोजना है जो कि भीलवाड़ा में बनास की जो सहायक नदी है कोठारी नदी। मोरेल बांध परियोजना है जो कि दौसा में है और मोरेल नदी के किनारे स्थित है मोरेल बांध परियोजना। बिसलपुर बांध परियोजना की बात करें तो टोंक में बनास नदी से निर्मित बांध परियोजना है कौन सी? बिसलपुर बांध परियोजना। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जिससे जलापूर्ति टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में की जाती है तो ये कौन सी नदी है? ये नदी पूछा जाए तो बनास नदी है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना पूछी जाए तो हमने देखना है कि पेयजल परियोजना तो वो कौन सी नदी है? तो बनास नदी है। और सीधा पूछा जाए परियोजना कौन सी है तो बिसलपुर बांध परियोजना है। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा बांध है? कंक्रीट बांध पूछा जाए तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये बिसलपुर बांध परियोजना है। और अमृत क्रांति क्या है? तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बिसलपुर यानी बनास से जोड़ा जाएगा। यानी बिसलपुर जो स्थान है इसमें बनास नदी का जो संगम है ये चंबल से करवाया जाएगा। और ये नदी जोड़ो परियोजना है ये अमृत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें तो बिसलपुर का जो बांध है इसका अतिरिक्त जो पानी है ये सरदा बांध सवाई माधोपुर में छोड़ा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि बिसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी किस बांध में छोड़ा जाता है? तो ये सरदा बांध जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, जो कि किस नदी के किनारे देखा हमने? मोरेल नदी के किनारे देखा। सॉरी, ये सरदा बांध भी बनास नदी के किनारे है। इसी के साथ बात करें गंभीरी नदी उद्गम पूछा जाए तो स्पोट्रा तहसील करौली। स्पोट्रा तहसील करौली से गंभीरी नदी का उद्गम स्थल होता है। और संगम पूछा जाए तो ये भी मिलती है यमुना में, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में मिलती है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में गंभीरी नदी है जो कि यमुना नदी में मिल जाती है। अपुआ क्षेत्र की बात करें तो करौली एवं भरतपुर का अपुआ क्षेत्र है। सहायक नदियां पूछी जाए तो पार्वती सेकंड या फिर इसे कहा जाता है पार्वती नदी। पार्वती सेकंड याद रखना, पार्वती याद रखना। और अन्य नाम पूछा जाए तो एम्मा, बदावरी, भैंस, बार खड़ी। अम्मा यानी माता, बदावरी जो नस्ल है भैंस की और ये बाहर खड़ी है भाई देख लो। अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। और इन पांचों नदियों के संगम पर बना है पांचना बांध जो कि करौली में स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध जो कि करौली नदी पर स्थित है, जो कि अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा
पांचों नदियों के संगम पर बना है। जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति पांचना बांध से की जाती है। किस बांध में जलापूर्ति की जाती है? अजान बांध में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि अजान बांध जो है किस नदी के किनारे स्थित है एवं कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें तो अजान बांध में जलापूर्ति करता है पांचना बांध। और बात करते हैं नदियों से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, बीकानेर एवं चूरू में राजस्थान के वे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं पाई जाती है। और ये जो है क्वेश्चन ये लगभग एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि किन जो दो जिलों में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है, तो वो चूरू एवं बीकानेर है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछा जाए तो वो चित्तौड़गढ़ है। अब पूछा जाए कि संभाग कौन सा है तो वो कोटा संभाग है। और राजस्थान में प्रमुख लंबी नदी कौन सी है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे लंबी, सीधा पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये चंबल नदी है। केवलतः या पूछा जाए कि केवल, या फिर पूछा जाए कि पूर्णतः। ये कई बार पूछा जाता है कि केवल राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो बनास नदी, पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो बनास नदी, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो हम सब जानते हैं कि घग्गर नदी, पश्चिमी राजस्थान एवं मरुस्थल की सबसे लंबी नदी तो लूणी नदी, दक्षिणी राजस्थान या फिर आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी तो वो माही नदी। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है सभी क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, केवल सबसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो बनास, पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो ये बनास, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो घग्गर, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो ये लूणी है, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो लूणी है, दक्षिणी राजस्थान की माही है और आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही है। सभी इंपॉर्टेंट है। लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम देखिए, कौन सा क्रम? अवरोही। अवरोही होता है घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम, यानी अवरोही होता है घटता। लंबाई के अनुसार पूछा जाए तो अवरोही क्रम चंबल नदी हमने देखा 1051 किलोमीटर, इसके बाद माही जो देखा हमने 576 किलोमीटर, बनास की बात करें तो 512 किलोमीटर और लूणी की बात करें तो 495 किलोमीटर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों ही नदियाँ। सबसे पहले अवरोही पूछा जा सकता है, चारों ही नदियों को और देकर आरोही क्रम पूछा जा सकता है। अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों का जो अवरोही क्रम है, सबसे पहले बात करेंगे बनास। बनास का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, उसके बाद लूणी है, उसके बाद चंबल है एवं अंतिम माही है। अब अपवाह क्षेत्र के आधार पर तो सबसे लंबा जो अपवाह क्षेत्र है ये बनास का है, लूनी का है एवं उसके बाद चंबल का है और अंतिम जो नदी है वो माही नदी है। और ये जो क्रम देखा हमने, ये देखा अवरोही क्रम लंबाई के अनुसार। तो लंबाई के अनुसार चंबल, माही, बनास, लूनी जो नदियां हैं ये याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक उपबेसिनों की बात करें तो लूनी में जो उपबेसिन बनते हैं वो 12 है, बनास है, चंबल है, माही है। तो लूनी सबसे पहले आएगी। अब ये जो उपबेसिन की बात करें, अपवाह क्षेत्र की बात करें तो बनास पहले आती है, लंबाई की बात करें तो चंबल पहले आती है और उपबेसिन की बात करें तो लूनी पहले आती है। कुल 12 उपवाह ये उपबेसिन बनते हैं। इसी के साथ राजस्थान की चित्रकला जो कि मारवाड़ की मेवाड़ शैली की जो प्रमुख चित्रकलाएं हैं, ये भी स्पेशल नोट्स प्रोग्राम है, ये वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि HK मुल्लर ने किसका चित्र बनाया था? मालदेव, दुर्गादास राठौड़, मान सिंह या फिर जसवंत सिंह। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसा आपको उचित लगता है वैसा लिखें। और वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सूकली नदी है ये पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। सूकड़ी जो है ये लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी है सूकड़ी। और सूकली की बात करें तो ये पश्चिमी बनास की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पश्चिमी बनास जो कि अरब सागरीय नदी है। बनास की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी की नदी है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया जाता है पश्चिमी बनास और पूछा जाता है कि निम्न में से जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो हम पहले पश्चिमी बनास कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि पश्चिमी बनास की जो नदी है ये अरब सागरीय नदी है। सागी जो नदी है ये लूनी की सहायक नदी है और साबी जो नदी है ये अंतः प्रवाही नदी है। साबी जो नदी है ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और अंतः प्रवाही नदी है, जबकि सागी जो नदी है ये लूनी की एक सहायक नदी है। मोरेन की बात करें जो कि माही नदी की सहायक नदी है। मोरेल की बात करें जो कि बनास नदी की सहायक नदी है।
बनास नदी की पूछा जाए तो मोरेल है, माही की पूछी जाए तो मोरेन है। कांतली नदी की बात करें तो ये तोरावटी क्षेत्र कहलाता है, इसका अपोहा क्षेत्र। और कांकनी नदी है, ये जैसलमेर में बुझ झील को जलापूर्ति करती है और इसका अन्य नाम मसूरदी नदी है। मानसी की बात करें तो ये साबरमती की सहायक नदी है और मानसी, वाकल, साबरमती, ये जो तीनों नदियां हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मानसी, वाकल एवं साबरमती नदी। मानसी जो नदी है ये बनास की सहायक नदी है। गंभीर जो नदी है ये यमुना की है, जबकि गंभीरी जो नदी है ये बेड़स नदी की सहायक नदी है। पार्वती की बात करें जो कि चंबल की सहायक नदी है। पार्वती या फिर पार्वती सेकंड पूछा जाए तो दोस्तों वो जो नदी है ये गंभीरी नदी की सहायक नदी है। सीप जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। सिप्पू या फिर सुकली पूछा जाए तो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। रूपारेल की बात करें तो अलवर, भरतपुर जो कि मोती झील को जलापूर्ति करती है तो कौन सी, रूपारेल। रूपनगढ़ पूछी जाए तो अजमेर और सांबर में अपना जल लेकर जाती है, कौन सी नदी, रूपनगढ़ नदी। बांडी की बात करें जो कि अजमेर में आना सागर झील को जलापूर्ति करती है और बनास की सहायक नदी है, कौन सी, बांडी। बांडी हेमावास बांध को भी जलापूर्ति करती है और पाली में लूनी नदी में मिलती है, कौन सी, बांडी। तो दो बांडी है, एक तो हेमावास बांध को जलापूर्ति करती है, एक आना सागर झील को जलापूर्ति करती है। खारी की बात करें तो शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है, शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है एवं लूनी नदी को जलापूर्ति करती है और अरब सागर की नदी है, कौन सी नदी, खारी। नेक्स्ट खारी की बात करें जो कि नागौर में अंतः प्रवाह की नदी है, सांबर झील को जल उपलब्ध कराती है, कौन सी, खारी नदी जो कि नागौर से निकलती है। खारी की बात करें तो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, बनास के साथ मिलती है और बंगाल की खाड़ी की नदी है, कौन सी, खारी नदी। अरब सागर की भी हमने खारी नदी देखी जो कि लूनी की सहायक है, बनास की सहायक भी है खारी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी की नदी है। काली सिंधी की बात करें तो चंबल की सहायक नदी है और काली सील की बात करें तो बनास नदी की सहायक नदी है, काली सील। और काली सिंध की बात करें जो कि बनास नदी की काली सिंध जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सील की बात करें तो बनास नदी की सहायक नदी है। इसी के साथ कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सभी से निवेदन है प्यारे मित्रों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें, यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा। और मारो पूर्णतः विश्वास है कि थे अपना दोस्तां ने ज़रूर केवल कि ये चैनल ने सब्सक्राइब करो। और अगर वीडियो की करनी है तो PDF प्राप्त तो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बठूँ आप थे जुड़ सको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हूँ और टेलीग्राम चैनल हूँ। बठे थाने बहुत सारी सामग्रियाँ देखने मिल सी और बहुत सारा जो नोट्स है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हैंड राइटिंग बेस्ट है। और ये जगह नोट्स है अगर थे मार्केट में परचेज करो तो लगभग थाने 10,000 रुपया को अमाउंट जमा करवाना पड़े। अगर थे अनफ्री में प्राप्त करना चाहो तो जोड़ो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हूँ और अपना दोस्तान भी ज़रूर जोड़ो ला। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू, मिस यू एंड